हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है भैया सीईपीटी एएम के नाम से। ठीक है ना। तो सीईपीटी एएम का हर एक वर्ड का अपना अलग मीनिंग नहीं है। इसमें क्या है, दो तीन वर्ड्स को मिला के ये बनाया गया है। तो इसका मतलब है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट की तरफ से इसी के नाम से कुछ पोस्ट आई हैं डीआरडीओ में। ठीक है ना। और जिसमें जो है दो पोस्ट निकाली गई है। एक है भैया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इस नाम से। ठीक है ना। और दूसरी पोस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है टेक्नीशियन ए के नाम से। ठीक। तो मैं पहले बताऊंगा कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में आपको मतलब क्या क्या पे स्केल होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, जो मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है दोनों में। ठीक है भाई साहब, तो ध्यान से सुनिएगा जिसको जिसको भैया डीआरडीओ में काम करना है। ठीक। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का जितनी भी मिसाइलें वगैरह तुम लोग देख रहे हो, ब्रह्मोस देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, इंडिया के पास जितनी भी डिफेंस सिस्टम है, वो भैया उसका जो सेंटर है वो क्या है, डीआरडीओ है। ठीक है ना। तो इसमें डिफेंस में रिसर्च भी होती है और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जैसे इसरो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि स्पेस साइंसेज वगैरह को एक्सप्लोर करता है, वैसे ही जो इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी जितनी भी आती है वो डीआरडीओ के अंदर आती है। ठीक है ना। तो उसमें अगर आपको काम करना है तो ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं और आपको पे स्केल क्या मिलेगा। पे स्केल थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ जो जॉब का सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, जो देश के लिए काम करने का जो जज्बा होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो इस जॉब में अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो है आपका, इसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना, मैं पहले सिलेक्शन का बता दे रहा हूँ, सिलेक्ट अगर आप हो जाते हो तो आपका जो पे स्केल होगा वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होगा। ठीक है ना। मतलब इसी के बीच में आपका जो पे स्केल है वो वेरी होगा। मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम यहाँ तक आप जाओगे अगर आप इसके थ्रू ज्वाइन करते हो डीआरडीओ। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी होना चाहिए भैया 18 साल से 28 साल के बीच, 18 ईयर्स टू 20 ईयर्स, 28 ईयर्स आप होने चाहिए। ठीक है ना। और ऑन 23 सितंबर, ये 23 सितंबर का क्या लॉजिक है, क्योंकि जो ये फॉर्म निकला है इसमें ही एक क्रूशियल एलिजिबिलिटी डेट के नाम से, ठीक, उन्होंने एक कुछ दिया है अपना। ठीक। तो वो क्या है, 23 सितंबर है। आपका जो फॉर्म है वो भी 23 सितंबर को ही एंड हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 23 सितंबर ही है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग 18 से 28 साल तक होंगे, इसके बीच में होंगे, अगर आप 28 साल के हो तो देखिए आप 23 सितंबर को 28 साल के ना हो, उससे कम ही हो, इसके बीच में होने चाहिए आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने बिटवीन। ठीक भाई साहब। तो 18 साल से ऊपर और 28 साल से ऊपर जो भी हैं 23 सितंबर से पहले तक वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 सितंबर को ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है, और 23 सितंबर तक रहेगा। तो जल्दी से जल्दी भरिए ये वाला वीडियो देखने के बाद। आइए देखिए और देख लेते हैं। ये है भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं। आपने बैचलर्स की है, बैचलर्स इन साइंस। ठीक है ना। ये बीएससी मैंने लिख दिया है, यहाँ पे बीएससी नहीं लिखना चाहिए, बी सिर्फ लिखना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हो। ठीक है। तो बैचलर इन साइंस होने चाहिए, या डिप्लोमा होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। बैचलर्स इन साइंस हो गए, या इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो गए, या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया होगा आपने, कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया होगा, या कोई भी एलीट सब्जेक्ट। एलीट सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। इस जो ये पूरा रिक्रूटमेंट आया है इसमें अराउंड 23 सब्जेक्ट्स के की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब हैं। ठीक है ना। जूलॉजी और फिर लाइब्रेरियन, सब लोगों के लिए ये जॉब आई है। मतलब 23 सब्जेक्ट्स के लिए भैया ये जॉब है। ठीक है ना। और इस वीडियो के लिंक में मैं वो सारे, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट का पूरा लिंक ही डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि कितनी सब्जेक्ट के लिए ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए एलिट सब्जेक्ट लिख दिया गया है, किससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सबका, जो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आपने की है
ठीक है। और ये जो रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, तो इंडिया में जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, उनसे आपको ये सब किए रहना चाहिए। और हाँ, यूजीसी ने, ठीक, यूजीसी सबको पता होगा, तो यूजीसी ने कुछ 13-14 यूनिवर्सिटीज़ को फेक करार दिया है, ठीक है ना, जो कि AICTE के अंदर नहीं आती हैं। ठीक भाई साहब, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक है, वहाँ से आप कोई भी डिग्री ना लें। अगर आपने वहाँ से डिग्री कर ली है तो उसको फाड़ दें, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज बाय AICTE, यहाँ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्सेज किए हैं, ठीक भाई साहब। और देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क्स मैं यहाँ बनाऊंगा कि जो कैंडिडेट हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, जैसे कि MSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, ठीक है ना, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, PhD कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है भाई साहब। वो लोग क्या नहीं किए जाएंगे, रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और हाँ, 23 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इसका मतलब है AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि चेक करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में और इंडिया को आगे ले जाने में काम कर रही हैं, ठीक भाई साहब। तो इसके अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और वहाँ से आपने बैचलर्स अपना किया है, तो आप लोग एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, ये थी पहले पोस्ट की बात, जिसमें आपको मैंने बता दिया एज आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब देखिए दूसरी पोस्ट जो है वो है टेक्नीशियन ए के नाम से, ठीक। टेक्नीशियन ए भैया क्या करना है आपको, अगर आपने 10th किया है, सिर्फ 10th किया है और एक ITI किया है, ठीक है ना, ITI सब लोग कर लेते हैं, 10th के बाद ITI अगर आपने किया है, ठीक है भाई, तो आप लोग टेक्नीशियन ए ग्रुप में, जो कि ग्रुप C की नौकरी है, ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैं सिलेक्शन प्रोसीजर अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग एलिजिबल हो अगर आप 10th और एक ITI किया है आपने, ठीक है ना। ITI अलग अलग ट्रेड से होती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, हर एक, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं, ये एक डिप्लोमा कोर्स माना जाता है, ठीक है ना, ITI को। तो अगर आपने 10th अच्छे मार्क्स से पास किया है, ठीक है, अच्छे मार्क्स का मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि 55% प्लस तो रहो ही, ठीक है ना, तो थोड़ा सेफ माना जाता है। इसमें वैसे जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें 10th के मार्क्स के बारे में तो नहीं लिखा है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं लिखा है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, ठीक। तो हाँ, तो 10th के मार्क्स के बारे में नहीं लिखा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 10th पास भी हो, ठीक है, तब भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप 10th पास हो और अगर आपने ITI किया है तो आप लोग इस वाली पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, और आपका भी जो एज का क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो यही सेम है, ठीक है ना, 18 से 28 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए, ठीक। ये इतना आप समझ गए। अब देखिए दूसरी चीज़ कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता देता हूँ आपको सही से कि जो मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि वो 2 टायर्स में होगा, ठीक है। तो पहला टायर क्या होगा, पहले टायर में क्या होगा भैया, चॉइस बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है ना, CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें टायर 1 में क्या होगा और टायर 2 में क्या होगा। तो टायर 1 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि टायर 1 में क्या होने वाला है, जहाँ पे लिखा है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में आपके लिए जो टेस्ट होगा उसमें आपको क्या होगा, ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करें, ये सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है ना। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा CBT, ये क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है भाई साहब। आप क्या करोगे, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी आपकी, ठीक है, बिल्कुल सही है। एप्टीट्यूड आएगा थोड़ा बहुत, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा बेसिक्स आएगा, ठीक है, और जनरल साइंस की बात होगी। तो मतलब कि ये जो टायर 1 में जो स्क्रीनिंग होने वाली है CBT बेस्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख भी देता हूँ मैं, चॉइस बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो CBT जो टायर 1 का टेस्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, ये कॉमन होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने, 120, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स होगा 120, कोई दिक्कत नहीं है।
और वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें आप जो स्कोर करोगे, उसमें जो पास होगा वो टायर 2 के लिए एलिजिबल होगा। पहले आपको टायर 1 देना है, इसमें पास होना है, फिर आपको टायर 2 के लिए बिठाया जाएगा। और टायर 2 जो है वो है CBT टेस्ट है सेम, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है भैया, इसको यहाँ पे नाम दिया है फाइनल सिलेक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने BSc की है फिजिक्स से और आपने फिजिक्स भरा है, तो जो सेकेंड वाला टेस्ट होगा वो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और ये पेपर भी 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। बिल्कुल इतना समझ गए, ठीक है। ये आपका हो गया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ टेक्नीशियन ए के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन ए के लिए भी भैया 2 टायर में एग्जाम होंगे, ठीक है। पहला टायर आपका होगा स्क्रीनिंग का, और स्क्रीनिंग का एकदम सेम वही जो आपका है, ठीक, जो मैंने अभी सिलेबस बताया कि क्वांटिटेटिव और रीजनिंग वगैरह, ये सब जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज, ये सारी चीज़ें ये जो स्क्रीनिंग होने वाली है, पहली स्क्रीनिंग जो होने वाली है टेक्नीशियन ए के लिए, वो सेम होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 2 पार्ट में, जो टेक्नीशियन ए की मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 पार्ट में पेपर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जो मैंने बताया सिलेबस वो रहेगा। सेक्शन बी में आप जिस ट्रेड से ITI किए हो, ITI आप किसी ट्रेड से करोगे, जिस ट्रेड से ITI किए हो उसके प्रश्न रहेंगे किसमें, बी सेक्शन में, ठीक है ना। तो ए सेक्शन होगा 40 क्वेश्चंस का और बी सेक्शन होगा आपका 80 क्वेश्चंस का। मतलब आपको ज़्यादा जनरल अवेयरनेस वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड जो नॉलेज है वो गेन करनी है। वही सेम मार्क्स कितने होंगे, 120, क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं और टाइमिंग आपकी 90 मिनट्स होगी, ठीक है। बिल्कुल सही हो गया। सेम आपका जो सेकेंड वाला फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है ना, इसको नाम दिया है ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना। जो टेक्नीशियन ए है इनके लिए जो सेकेंड वाला एग्जाम है इसका नाम दिया है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, नाम ही जैसे पता चल रहा है कि आपके ट्रेड से रिलेटेड ही सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है। इसके नंबर आप क्वेश्चंस अभी रिलीज नहीं किए गए हैं, कितने नंबर आप क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइमिंग होगा, ये सब तो भाई साहब आपका नहीं अभी डिसाइड हुआ है। लेकिन सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है वो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो इसमें पास हो जाएगा वो सेकंड वाले स्टेज के लिए बैठेगा, ठीक है ना। बिल्कुल इतना समझ गए। तो भाई साहब ये आपको समझ में आ गया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एक चीज़ समझ में आ गई, पे स्केल वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। और DRDO की तरफ से ये आपका बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, जितने भी लोग एलिजिबल हैं मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए। आपको सिर्फ क्या मांगा है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है ना। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। और एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा कि बैचलर डिग्री जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, जो कि मैंने बताया कि 23 सब्जेक्ट्स हैं, तो 23 सब्जेक्ट में आपका कोई सब्जेक्ट है या नहीं, अगर है तो ज़रूर से ज़रूर भर दें, ठीक है ना। भरें उसको, एग्ज़ाम दें मस्त तरीके से। और 23 सितंबर, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 23 सितंबर है लास्ट डेट, ठीक है भाई साहब। तो लास्ट डेट से पहले ही आप ये फॉर्म फिल कर लें और देश की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद।